नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीएस घुरे की जाति व्यवस्था से संबंधित जो विचार है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमेशा ये प्रश्न आता है कि जाति व्यवस्था के संबंध में जीएस घुरे के विचारों का वर्णन कीजिए या उनका उल्लेख कीजिए। जीएस घुरे भारत के एक महान समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था पर विस्तार से लिखा। इनकी एक पुस्तक थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जिसमें इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज हम उन विशेषताओं का एक एक करके चर्चा करेंगे। जीएस घुरे ने जाति के 6 लक्षणों या 6 विशेषताओं को उल्लेख किया है। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन। नंबर 2, स्तरण। नंबर 3, खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। नंबर 4, विभिन्न जातियों की नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। नंबर 5, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव। नंबर 6, विवाह पर प्रतिबंध। जीएस घुरे की ये 6 विशेषताएं जाति व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम एक एक करके इनका उल्लेख करते हैं। नंबर 1, समाज का खंडात्मक विभाजन। घुरे ने जाति व्यवस्था की प्रथम विशेषता है हिंदू समाज को अनेक खंडों में विभाजित करना बताया है। प्रत्येक खंड एक जाति अथवा उपजाति कहलाता है। यानी हमारा जो हिंदू समाज है वह अनेक खंडों में विभाजित होता है और यह खंड जाति या उपजाति कहलाते हैं। प्रत्येक खंड में सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके उत्तरदायित्व और कार्य जाति द्वारा पूर्व निश्चित होते हैं। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। खंडात्मक विभाजन से तात्पर्य छोटे छोटे अनेक जाति समूहों में विभाजन से है जिनकी अपनी परिषदें होती है जिसे जाति पंचायत कहते हैं। यानी प्रत्येक जाति की एक परिषद होती है जिसे हम जाति पंचायत कहते हैं। इस प्रशासनिक संस्था जाति पंचायत का कार्य अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना होता है। नियमों की अवहेलना करने पर जाति पंचायतें उन्हें दंडित करती है। घुरे ने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए लिखा है, अतः जातियाँ छोटी तथा अपने आप में समूची सामाजिक दुनिया होती है और विशाल समुदाय में सम्मिलित रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होती है। इन विभिन्न खंडों या जातियों में उच्चता और निम्नता मिलती है जिसे सम्मिश्रण कहते हैं, जो इसकी एक और विशेषता है। आज भी भारत के ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में इन्हें देखा जा सकता है। यानी जाति व्यवस्था को आज भी हम भारत के ग्रामीण और नगरीय समाजों में देख सकते हैं। जीएस घुरे ने जाति व्यवस्था की जो दूसरी विशेषता बताई है वो है सम्मिश्रण, स्तरण, जिसे हेरार्की कहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय भारत में अनेक जातियां हैं, परंतु किन्हीं भी 2 जातियों की परिस्थिति समाज में समान नहीं होती है। समाज में विभिन्न खंडों, जातियों, वर्णों या वर्गों की उच्चता और निम्नता के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रमबद्धता को स्तरण कहते हैं। यानी घुरे जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज में, उन जाति व्यवस्थाओं की जो स्थिति होती है सभी जातियों की एक समान नहीं होती है। उनमें स्तरण व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात कुछ जातियाँ ऊंची होती है, उच्च स्थान पर आसीन होती, कुछ निम्न होती है। स्तरण के दृष्टिकोण से जाति की विशेषताओं को अनेक विद्वानों ने देखा और परखा है। हिंदू समाज जो जाति व्यवस्था वाला है उसमें ब्राह्मण जाति की परिस्थिति समाज में उच्चतम थी
तथा अस्पृश्य जातियों की परिस्थिति निम्नतम थी। इन दोनों उच्चतम और निम्नतम जातियों के मध्य अन्य सभी जातियां एवं उपजातियां समाज में ऊंची और नीची परिस्थिति के अनुसार स्थित होती थी। जाति की उच्चता और निम्नता का निर्धारण संबंधित समाज में उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय, खान पान, पवित्रता, अपवित्रता आदि निश्चित होती थी तथा वह परंपरागत होती थी। जाति व्यवस्था में स्तरण का क्रम उच्चतम ब्राह्मण वर्ग के स्तर की जातियाँ, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अस्पृश्य वर्ण के स्तर की जातियों का था। यानी जाति व्यवस्था में जो स्तरण व्यवस्था है वहाँ भी 4 भागों में विभाजित कर दी जाती है। कुछ जातियाँ होती है जो ब्राह्मणों के समान होती है, जिन्हें उच्च जाति मानी जाती है, जैसे कि शर्मा है, व्यास है, द्विवेदी, चतुर्वेदी। इस प्रकार की जो ब्राह्मणों के समान जातियाँ हैं उनको समाज में उच्च मान लिया जाता है। उसके बाद दूसरी क्षत्रिय वर्ण से संबंधित जातियाँ आती है, फिर उसके बाद वैश्य वर्ण से संबंधित और फिर शूद्र वर्ण से संबंधित जातियाँ आती हैं। उच्चतम ब्राह्मण और निम्नतम अस्पृश्य वर्ण के स्तर की जातियों के मध्य असंख्य अन्य जाति खंड थे। सदस्यता जन्म पर आधारित होने के कारण यह स्तरण स्थिर तथा अपरिवर्तनशील था। एक जाति के अंदर कई उपजातियाँ होती है तथा उनमें भी परस्पर समस्तरण होता है। निम्न जाति के लिए उच्च जाति में प्रवेश एवं सदस्यता पाना कठिन था। आज भारत की सभी जातियाँ संविधान के अनुसार समान है। यानी आज जाति व्यवस्था के आधार पर उच्चता नीचता नहीं, आज तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी जातियों को समान माना जाता है। जाति व्यवस्था की तीसरी विशेषता जो घुरे ने बताई है वो है खान पान एवं सहभोज पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में खान पान एवं सहभोज से संबंधित अनेक प्रतिबंध मिलते थे। इन प्रतिबंधों के द्वारा निश्चित किया जाता था कि एक विशिष्ट जाति का व्यक्ति क्या खा सकता है, किन किन जातियों को कौन सा भोजन खिला सकता था तथा उसके हाथ का खाना कौन कौन खा सकते थे। इस संबंध में E.H. ब्लंट ने सोशल सर्विस इन इंडिया में निम्न 7 निषेधों का उल्लेख किया है। जाति व्यवस्था से संबंधित, खान पान से संबंधित 7 निषेधों का उल्लेख ब्लंट ने किया है। नंबर 1, पंक्ति निषेध। एक जाति के व्यक्ति को किन किन जाति के लोगों की पात में बैठकर भोजन करना चाहिए और उन किन की पात में नहीं, यह निश्चित होता था। नंबर 2, पाक निषेध। एक जाति किन किन व्यक्तियों द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर सकती है और किन के द्वारा पकाया हुआ नहीं, यह भी निश्चित था। नंबर 3, भोजन निषेध। एक जाति के व्यक्ति को भोजन करते समय किन किन संस्कारों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, खाद्य निषेध। किसके हाथ का पानी पीना चाहिए और किसके हाथ का नहीं, यह भी निर्धारित था। खाद्य निषेध, जाति क्या खाए और क्या नहीं। नंबर 6, हुक्का पानी निषेध। किसका हुक्का पानी पीना चाहिए और किसके साथ बैठकर पीना चाहिए। नंबर 7, पात्र निषेध। खाने पीने या भोजन पकाने के लिए किस प्रकार के बर्तन व्यवहार में लाने चाहिए। आज ये प्रतिबंध नगरों में प्राय समाप्त हो गए हैं तथा ग्रामों में भी इनका पालन देखने को कम ही मिलता है। ये जो नियम थे ये पहले थे, अब इनमें थोड़ी सी कमी आई है। अब इनका पालन नहीं किया जाता है। सभी साथ मिलकर खा पी लेते हैं और उठते बैठते हैं। घुरे ने लिखा है कि समस्त भोजन कच्चा तथा पक्का 2 वर्गों में विभाजित होता था। जल द्वारा बना भोजन कच्चा तथा घी या तेल द्वारा बना भोजन पक्का कहलाता था। सामान्यतः अधिकतर जातियों को ब्राह्मण के हाथ से कच्चा भोजन ग्रहण करने में आपत्ति नहीं होती थी। ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के सदस्य के हाथ से कच्चा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था, लेकिन नीची जाति का व्यक्ति ऊंची
जाति से कच्चा भोजन ग्रहण कर सकता था। ब्राह्मण पक्का भोजन केवल कुछ ही जातियों के हाथ से ग्रहण कर सकते थे। भारतवर्ष में ये निषेध भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कम मात्रा में मिलते हैं। नंबर 4, घुरे ने जो चौथे नंबर की विशेषता बताई है वो सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। मध्यकाल में जातियों में परस्पर सामाजिक संपर्क, व्यवहार, समीपता अर्थात सामाजिक समागम से संबंधित अनेक चौंका देने वाले निषेध देखे जा सकते हैं। घुरे ने लिखा है कि पवित्रता, अपवित्रता, छुआछूत आदि के विचार उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक फैले हुए थे। दक्षिण भारत में मान्यता थी कि अगर अछूत की छाया उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वह अपवित्र हो जाता था। कुछ नीची जाति के लोग स्वयं भी इस छुआछूत के विषय में अत्यंत कठोर हैं। बहुत ही निम्न स्तर की जातियों को मंदिर के चौक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। निम्न जातियों को गांव की बाहरी सीमा पर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। इसी प्रकार घुरे ने जाति व्यवस्था की 5वीं विशेषता बताई है विभिन्न जातियों की नागरिक एवं धार्मिक असमर्थताएं और विशेषाधिकार। अनेक क्षेत्रों में जहां ब्राह्मण तथा अन्य जातियों को उनके समाज में उच्चता के स्तर के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं दूसरी ओर निम्नतम जातियों की उनके स्तर के अनुसार अनेक निर्योग्यताएं एवं असमर्थताएं थीं। घुरे, जेम्स फॉरबर्ट, स्टेलर, थॉमसन, रसेल विल्सन आदि अनेक अपने अध्ययन के क्षेत्रों के आधार पर निम्न असमर्थताएं एवं विशेषाधिकारों का उल्लेख करते हैं। अपवित्र जातियां गांव की बाहरी सीमा पर रहती थी। अनेक क्षेत्रों में गांवों के 3 भाग होते थे, एक भाग ब्राह्मण तथा उच्च जातियों के लिए, दूसरा शूद्र के लिए और 5वां निम्न वर्ण के लिए। विल्सन ने लिखा है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी जातियों के सदस्यों को अपने शरीर को ढकने का स्पष्ट रूप से निषेध था। सश्रम कारावास तथा मृत्युदंड सामान्यतः नीची जातियों के अपराधियों को ही दिए जाते थे। देश के कई क्षेत्रों में ब्राह्मण भूमिधरों की भूमि पर राजस्व कर अन्य जातियों की अपेक्षा कम लगाया जाता था। ब्राह्मण मृत्युदंड से मुक्त होते थे। रानाडे ने लिखा है कि जब ब्राह्मण को कारावास में रखा जाता था तब अन्य वर्गों की तुलना में उनके साथ अधिक उदारतापूर्व व्यवहार किया जाता था। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों तथा उच्च जातियों को विशेषाधिकार अधिकतम प्राप्त थे तथा असमर्थताएं न्यूनतम थी तथा इसके विपरीत निम्न जातियों पर धार्मिक एवं नागरिक प्रतिबंध एवं निर्योग्यताएं अधिकतम थी तथा विशेषाधिकार न्यूनतम प्राप्त थी। इसी प्रकार घुरे ने 6ठी विशेषता का उल्लेख किया है व्यवसाय पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में व्यवसाय परंपरागत एवं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। जैसे नाई, धोबी, स्वर्णकार, चर्मकार आदि अपना व्यवसाय परंपरागत रूप में करते रहते थे। व्यक्ति अपना प्रेतक व्यवसाय जाति बंधुओं के नैतिक नियंत्रण तथा सामाजिक प्रतिबंध के कारण छोड़ नहीं सकता था तथा अन्य जाति वाले भी अपना प्रेतक व्यवसाय दूसरी जाति वालों को अपनाने नहीं देते थे। जाति के परंपरागत व्यवसाय होने पर भी अन्य व्यवसायों जैसे कृषि, सेना में नौकरी, व्यापार आदि में सभी जाति के लोग पाए जाते थे। इसी बात को बेंस ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है कि व्यवसाय जाति के लिए परंपरागत सा है, फिर भी वह आवश्यक रूप से किसी भी प्रकार वही नहीं है जिससे उस समूह के सभी अधिकांश सदस्य वर्तमान समय में अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। हालांकि नेसफील्ड ने जाति का प्रमुख लक्षण व्यवसाय माना था, परंतु अब व्यवसाय संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आ रहे हैं। ग्रामों की तुलना में नगरों में ये प्रतिबंध प्राय समाप्त हो गए हैं। तो घुरे द्वारा बताई गई जाति व्यवस्था की जो 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनका हमने चर्चा की है, इसके अलावा और भी अन्य विशेषताएं जाति व्यवस्था की बताई जा सकती है, जैसे विवाह पर प्रतिबंध, प्रदत्त सदस्यता आदि जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं।
धन्यवाद साथियों।